Hello friends, myself is Chandan Kumar Singh. This is the second part of machine design. यहाँ पर हम लोग आर्कजन को सॉल्व कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी फिनिश हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12, गेज थ्योरी ऑफ फेल्योर इज एप्लीकेबल फॉर द फॉलोइंग मटेरियल। गेज थ्योरी ऑफ फेल्योर को हम लोग बोलते हैं ट्रेस्का थ्योरी ऑफ फेल्योर भी, या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी भी बोलते हैं इसको। ये डक्टाइल मटेरियल के लिए वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेल्योर। रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेल्योर जो है वो एप्लीकेबल होता है ब्रिटल मटेरियल के लिए। ये दोनों थ्योरी ऑफ फेल्योर के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ फेल्योर में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है वो वैलिड है डक्टाइल मटेरियल के लिए, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेस्का थ्योरी भी या गेस्ट थ्योरी भी इसको बोलते हैं। इसमें ये कहा गया है कि यील्डिंग वुड ऑकर व्हेन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्सीड द शियर स्ट्रेस एट द टेंसाइल यील्ड पॉइंट। टेंसाइल यील्ड पॉइंट में जो भी शियर स्ट्रेस होगा वो शियर स्ट्रेस से अगर इस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर एक्सीड कर जाएगा तो यील्डिंग होगा। कहने का मतलब मेरे पास ये है कि मान लीजिए कि एक छोटा सा ब्लॉक है, मेरे पास एक छोटा सा ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं, तो शेयर जो होगा वो मान लीजिए इस प्लेन के अलोंग शेयर होगा, इस प्लेन के अलोंग शेयर होगा। तो शेयर जो हो रहा है, ये शेयर स्ट्रेस हम लोग अगर इसको प्लॉट करें तो अगर इसमें एक ही फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इस फोर्स की वजह से, ये जो फोर्स लगा रहे हैं इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक में बहुत सारा प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस जो डेवलप होता है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस को आप बोलते हो मैक्सिमम स्ट्रेस। अब सपोज करो कि एक ब्लॉक में एक ही मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है, एक ही स्ट्रेस लग रहा है, दूसरा कोई स्ट्रेस इसमें नहीं लग रहा है। तो इसका मोर सर्किल कैसे ड्रॉ करोगे? इसका मोर सर्किल आप ड्रॉ करोगे कि ये ऐसा मोर सर्किल आप ड्रॉ करोगे। इसमें इतना आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, इतना आपका मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना? 0, और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इतना, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना? तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इतना। अगर मोर सर्किल में आपको याद होगा तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका इतना होता है। तो जब आप सिंगल फोर्स अप्लाई किए थे, ये वाला फोर्स अप्लाई किए थे, एक फोर्स अप्लाई किए थे, मतलब एक प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो उस वक्त ये जो शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू है, वो शियर स्ट्रेस का वैल्यू यदि उस मटेरियल के, इस मटेरियल के शेयर स्ट्रेंथ के वैल्यू से एक्सीड कर जाएगा तो वो बॉडी क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरे पास यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है, एक सिग्मा ए, एक सिग्मा बी और एक सिग्मा सी। इसको हम सिग्मा ए को सिग्मा 1 भी बोलते हैं, इसको हम सिग्मा 2 भी बोलते हैं, इसको हम सिग्मा 3 भी बोलते हैं। तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस किसी भी बॉडी में क्यों होता है? कोई बॉडी है, इस पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है, तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस जहाँ कहीं भी होगा उस मैक्सिमम स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं सिग्मा 1। तो ये तीनों मान लीजिए कि प्रिंसिपल स्ट्रेस है, सिग्मा ए, सिग्मा बी और सिग्मा सी तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस है। सबसे बड़ा जो है वो सिग्मा ए है, और सबसे छोटा जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो सिग्मा सी है। सपोज कीजिए कि आप एक ही फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उसका मोर सर्किल आप ड्रॉ करोगे तो ऐसा ड्रॉ करोगे। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है सिग्मा ए, ये आपको मैक्सिमम स्ट्रेस के बारे में आइडिया देता है, और सिग्मा सी जो आपको मिनिमम स्ट्रेस के बारे में आइडिया देता है। सिग्मा सी जो है 0 है और सिग्मा ए आपका ये है। बीच वाला को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी। तो इन दोनों के वजह से जो शियर स्ट्रेस होगा वो इतना होगा। ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल अमाउंट, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है इसका, इस सर्किल का जो रेडियस है, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकलेगा? तो इससे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने के लिए, ये जो रेडियस निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? सिग्मा ए माइनस सिग्मा सी इज बाई 2, सिग्मा ए माइनस सिग्मा सी बाई 2 ऐसे करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। तो सिग्मा ए माइनस सिग्मा सी बाई 2 करेंगे तो मेरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। इसमें सिग्मा सी अगर 0 है तो दैट मीन्स हमको क्या मिला? सिग्मा ए बाई 2 मिला। दैट मीन्स शियर स्ट्रेस क्या मिला? सिग्मा ए बाई 2, सिग्मा ए बाई 2। सपोज कीजिए कि इस तरह का एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा था, वो हो रहा था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ये, और मिनिमम वाला 0, तो शियर स्ट्रेस कितना? सिग्मा वाई बाई 2 मिला आपको। अगर ये सिग्मा वाई बाई 2 जो भी मिला, ये अगर एक्सीड कर जाता है इस बॉडी के शियर स्ट्रेंथ से, तो फेल्योर आपका होगा।
दैट मीन्स आप कह सकते हो सिग्मा वाई बाई टू जो भी मिला ये अगर ग्रेटर है सिग्मा ए बाई टू से तो आपका फेल्योर होगा, फेल्योर आपको देखने को मिलेगा। फॉर द टाइम बिंग अगर हम ये मान लें कि सिग्मा शेयर स्ट्रेस होता क्या है, तो शेयर स्ट्रेस होता है सिग्मा ए बाई टू, और ये सिग्मा ए बाई टू जो होना चाहिए वो वैल्यू होना चाहिए सिग्मा इल्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई टू से कम, डिवाइडेड बाई टू से कम। मतलब इल्ड पॉइंट अगर टू यहाँ से कैंसिल कर दे दैट मीन हम कह देंगे सिग्मा वाई जो होना चाहिए, सिग्मा वाई जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए सेफ होने के लिए, और अगर सिग्मा वाई जो है वो ज़्यादा है तो सेफ रहेगा, और सिग्मा ए जो है वो कम होना चाहिए। दैट मीन्स सिग्मा ए आपका कम है, अगर एक ही लोड लग रहा है सिग्मा ए तो सिग्मा ए सिग्मा इल्ड पॉइंट से कम होना चाहिए। अगर दूसरा एक ही लोड लग रहा है वो है सिग्मा बी, अगर सिग्मा बी लग रहा है दैट मीन्स इसका अगर मोर सर्किल डायग्राम हम ड्रॉ करें तो मोर सर्किल डायग्राम इसका इस तरह से मिलेगा मेरे को। तो ये है सिग्मा बी कंप्रेसिव इन नेचर, और ये है सिग्मा बी, और ये सिग्मा ए है 0। तो यहाँ पर ये जो मोड का साइन हम यहाँ पे दिए हैं, मोड का साइन इसलिए दिया गया है क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू लेना चाहते हैं। तो यदि इल्ड पॉइंट का वैल्यू अगर सिग्मा वाई से आपका ज़्यादा है, सिग्मा बी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, मतलब यहाँ है तो फेल हो जाएगा। मतलब सिग्मा ए जो है वो सिग्मा इल्ड पॉइंट से कम होना चाहिए, सिग्मा ए जो है वो इल्ड पॉइंट से कम होना चाहिए, सिग्मा बी जो है वो भी इल्ड पॉइंट से कम होना चाहिए, और सिग्मा सी जो है वो भी इल्ड पॉइंट से कम होना चाहिए सेफ होने के लिए। ये जो है वैलिड है, सिग्मा ए और सिग्मा बी आर ऑफ सेम साइन, कोई भी साइन रहे सिग्मा ए और सिग्मा बी सेम साइन है तो ये वैलिड है। लेकिन यदि दोनों का साइन अगर अपोजिट है, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों का साइन अगर अपोजिट है, जैसे मान लीजिए कि ये सिचुएशन है कि जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो सिग्मा ए जो है वो आपका टेंसाइल इन नेचर है और सिग्मा बी जो है वो आपका कंप्रेसिव इन नेचर है। तो सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों अपोजिट साइन, तो इसके लिए अगर हम मोर सर्किल ड्रॉ करें तो सिग्मा ए आपका पॉजिटिव मिलेगा और सिग्मा बी आपका निगेटिव मिलेगा। उस वक्त शेयर स्ट्रेस आपको ये मिल रहा है। शेयर स्ट्रेस जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है एक्चुअल में, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी बाई टू, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी बाई टू, ये कम होना चाहिए इल्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि इल्ड पॉइंट बाई टू जो है वही शेयर स्ट्रेस होता है। शेयर स्ट्रेस जो होता है आधा होता है, इसका हाफ होता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज लेस देन दिस, अगर दिस इज लेस देन दिस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी इज लेस देन सिग्मा इल्ड पॉइंट, या सिग्मा बी इज लेस देन सिग्मा इल्ड पॉइंट, या सिग्मा ए इज लेस देन सिग्मा इल्ड पॉइंट, तो ये हमको बताता है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी है ये। अब नाउ इसी इक्वेशन को इन तीनों इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करें, इस तीनों के इक्वेशन को सिंगल में एक बार प्लॉट करें हम, तो हमको ये मिलेगा कि सिग्मा ए इज लेस देन सिग्मा इल्ड पॉइंट। अगर इस एक्सिस में सिग्मा ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस एक्सिस में सिग्मा बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सिग्मा ए इज लेस देन सिग्मा इल्ड पॉइंट, सिग्मा इल्ड पॉइंट अगर ये है तो लेस अगर रहेगा तो सेफ जोन में रहेगा। सिग्मा ए की वैल्यू यहाँ है तो सेफ जोन में है, यहाँ है तो भी सेफ जोन में है। तो ये यूनी एक्सेल का लोडिंग का बात कर रही है। ये जो लाइन बता रहा है, ये लाइन बता रहा है यूनी एक्सेल लोडिंग है, मतलब किसी भी बॉडी पे एक ही लोड लगा रहे हैं, वो लोड लगा रहे हैं सिग्मा ए, और सिग्मा ए का वैल्यू यहाँ है, कहीं भी है। अगर इल्ड पॉइंट से कम है सिग्मा ए का वैल्यू तो हम उसको बोलते हैं कि वो सेफ है, सेफ जोन में है। सिमिलरली अगर इस ब्लॉक में अगर हम वाई एक्सिस में लोड लगा रहे हैं, एक ही लोड लगा रहे हैं, वो है सिग्मा बी, तो सिग्मा बी का वैल्यू इल्ड पॉइंट से कम होना चाहिए, सिग्मा बी का वैल्यू इल्ड पॉइंट से कम होना चाहिए। तो ये लाइन आपको रिप्रेजेंट करके बताता है सिग्मा बी ये होना चाहिए और सिग्मा ए ये इस जोन में होना चाहिए, मतलब इल्ड पॉइंट से कम होना चाहिए। नाउ अगर मेरे पास ऐसा ब्लॉक है, इसमें दो फोर्स लग रहा है, एक ये लग रहा है और एक ये लग रहा है, दैट मीन दिस इज सिग्मा ए और दिस इज सिग्मा बी, दोनों का दोनों पॉजिटिव है। दैट मीन्स हम इस जोन का बात कर रहे हैं, तो इस जोन में अगर आपका स्ट्रेंथ इल्ड पॉइंट से ज़्यादा है, यहाँ पर है, अगर इल्ड पॉइंट से यहाँ ज़्यादा हो गया तो ये अनसेफ जोन हो गया, तो आपका सेफ जोन आपको ये मिला आपको। सिमिलरली बोथ फोर्सेस आर निगेटिव, अगर सिग्मा बी जो है वो निगेटिव है, सिग्मा बी एक ही फोर्स लग रहा है, वो कंप्रेसिव इन नेचर लग रहा है सिग्मा बी, तो आप ये कहोगे कि दिस लाइन जो है, ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेफ जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इल्ड पॉइंट से सिग्मा बी आपका कम होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, तभी वो सेफ रहेगा। दूसरा आपको ये बताता है कि अगर मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, इसमें ये कंप्रेसिव इन नेचर फोर्स लग रहा है, तो निगेटिव फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स आपका ये जो जोन है
ये जो जोन है, ये जोन आपको बताता है कि ये सेफ जोन है। लेकिन हाँ, ये जो लोड लग रहा है, ये लोड अगर एक्सीड कर जाएगा इसके स्ट्रेंथ के वैल्यू से, इसका जो भी स्ट्रेंथ है उसके वैल्यू से एक्सीड कर जाएगा, दैट मीन इतना हो जाएगा, दैट मीन्स वो फेल कर जाएगा। दो फोर्स अगर लग रहा है, तो किसी ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहा है और दोनों कंप्रेसिव इन नेचर है, तो ये इस जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों कंप्रेसिव इन नेचर है, दैट इस जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिग्मा ए भी निगेटिव और सिग्मा बी भी निगेटिव। अगर इस पॉइंट को कंसिडर किए हम, तो इस पॉइंट में आपका ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, दैट मीन्स सिग्मा ए का वैल्यू ये है और सिग्मा बी का वैल्यू ये है, तो आप ये कहोगे कि दोनों का दोनों निगेटिव है, लेकिन वो यील्ड पॉइंट के अंदर है, दैट मीन्स वो सेफ जोन में है। अब ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी जो लेस देन सिग्मा यील्ड पॉइंट। तो सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी लेस देन सिग्मा यील्ड पॉइंट, ये शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो शेयर स्ट्रेस वाले जोन में जब कोई शेयर स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर यहाँ पर क्या है कि सिग्मा ए पॉजिटिव है और सिग्मा बी निगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो शेयर का चांसेस आपका बढ़ जाता है। तो शेयर का जो चांसेस बढ़ता है वो कितना होता है, तो ये जो डिस्टेंस है वो इसका हाफ होता है। ये सिग्मा यील्ड पॉइंट जितना भी है उसका हाफ होता है। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर बोलेंगे हम, तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे 0.5 इंटू सिग्मा यील्ड पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो शेयर स्ट्रेस जो होता है 0.5 सिग्मा यील्ड पॉइंट के बराबर होता है। तो इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं, इसमें आप इतना याद रखो कि शेयर स्ट्रेस थ्योरी का जो ग्राफ है वो ये ग्राफ है। दूसरा बात इसमें जो याद रखना है वो आपको ये याद रखना है, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी का ये 3 इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन को हम प्लॉट किए हैं यहाँ पर। और तीसरा जो चीज़ इसमें याद रखना है वो ट्रेस्का थ्योरी का नाम, ये बहुत बार पूछा जाता है, नाम क्या है इसका। तो ट्रेस्का थ्योरी गेज थ्योरी डक्टाइल मटेरियल के लिए वैलिड है ये। एंड यील्डिंग वुड ऑकर व्हेन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एक्सीड द शेयर स्ट्रेस एट द टेंसाइल यील्ड पॉइंट। टेंसाइल यील्ड पॉइंट के शेयर स्ट्रेस के वैल्यू से अगर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एक्सीड करता है तो वो फेल हो जाएगा। तो ये तो हुआ आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। नेक्स्ट है मेरे पास डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को हम लोग कहते हैं वॉन मिसेस यील्ड क्राइटेरिया या ह्यूबर क्राइटेरिया या हेनकी क्राइटेरिया भी इसको बोलते हैं, हेनकी का थ्योरी भी बोलते हैं। ये भी वैलिड है डक्टाइल मटेरियल के लिए भी, ये भी वैलिड है डक्टाइल मटेरियल के लिए। इसमें कहा यह गया है कि कोई मान लीजिए बल्क है दैट में बहुत ही हैवी प्रेशर, यहाँ फ्लूइड है रखा हुआ, बहुत हैवी फ्लूइड रखा हुआ है, ये बहुत बड़ा कंटेनर है जिसमें फ्लूइड पूरा रखा हुआ है, इसमें कोई एक एलिमेंट है। अब इसमें जो एलिमेंट है, इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है सो कंटेनर के अंदर बहुत सारा फ्लूइड रखा हुआ है, उसमें कोई एक एलिमेंट रखा हुआ है, उसमें कोई फोर्स लग रहा है तो वो और पहले फेल हो जाएगा, और वो पहले ही फेल कर जाएगा, क्योंकि इसका जो डिस्टॉर्शन एनर्जी एक्सीड द डिस्टॉर्शन एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक। डिस्टॉर्शन एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक एक्सीड द वैल्यू ऑफ डिस्टॉर्शन एनर्जी एट द यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट में जो ही वैल्यू इसका होगा उससे इसका डिस्टॉर्शन एनर्जी एक्सीड कर जाता है तो फेल होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि यील्डिंग वुड ऑकर व्हेन द डिस्टॉर्शन एनर्जी एक्सीड द वैल्यू ऑफ डिस्टॉर्शन एनर्जी एट द यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट में जो डिस्टॉर्शन एनर्जी है उससे अगर डिस्टॉर्शन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है दैट मीन्स वो फेल हो जाएगा सिंपल टेंसाइल टेस्ट में। नाउ सपोज कीजिए कि ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में फोर्स लग रहा है P, स्ट्रेस इस एक एलिमेंट कंसिडर किए, इसमें स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा। इस स्ट्रेस को अगर हम बांट दें, तो इस तरह से अगर हम बांटें तो आप यहाँ नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर ये एक ब्लॉक में तोड़ दिए और ये एक ब्लॉक में तोड़ दिए और ये एक ब्लॉक में तोड़ दिए। यहाँ पर सारा फोर्स हम टेंसाइल दिखाए और यहाँ पर एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव दिखाए, और यहाँ पर एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव और एक टेंसाइल दिखाए। तो हुआ है क्या, ऐसा करने से हुआ कि थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पर तो वॉल्यूम चेंज होगा, तीनों तरफ से फोर्स लग रहा है तो वॉल्यूम चेंज होगा। कितना मैग्नीट्यूड है, σ/3 वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जितना लग रहा है एक तरफ से कंप्रेस कर रहा है और एक तरफ से टेंसाइल नेचर, दोनों दो एक्सिस में है, दैट मीन्स कह सकते हैं यहाँ डिस्टॉर्ट होगा, यहाँ पर ये डिस्टॉर्ट होगा, यहाँ पर भी डिस्टॉर्ट होगा। तीनों को अगर जोड़ दें आपस में हम, तो हमको वापस यही चीज़ मिल जाएगा जो पहले से था। थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो पाइएगा कि ये σ3 और ये σ3 और ये σ3, तीनों σ3 को जोड़ दिए तो इस एक्सिस में क्या मिला, सिग्मा। अब बच गया मेरे पास ये वाला और ये वाला, तो ये है आपका टेंसाइल इन नेचर और ये है कंप्रेसिव इन नेचर, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया।
सिमिलरली ये जो है टेंसाइल नेचर और ये कंप्रेसिव नेचर, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, मतलब वही ओरिजिनल है। लेकिन ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि जैसे मेरे पास जो वॉल्यूम था और इस स्ट्रेस सिस्टम की वजह से वॉल्यूम चेंज होगा, और बाकी कुछ स्ट्रेस सिस्टम की वजह से आपका जो डिस्टॉर्शन एनर्जी होता है इसमें, वो डिस्टॉर्शन एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला ये है 1/6G सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए सिग्मा बी प्लस सिग्मा बी स्क्वायर। ये डिस्टॉर्शन एनर्जी का फॉर्मूला। नाउ इसमें अब थोड़ा गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर सिग्मा ए और बी जो भी है वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है। अब डिस्टॉर्शन एनर्जी एट द यील्ड पॉइंट में जो डिस्टॉर्शन एनर्जी होता है वहाँ पर इतना के जगह पर हम डायरेक्ट यील्ड पॉइंट का स्क्वायर यहाँ पर लिखें। अगर ये वैल्यू आपका यील्ड पॉइंट की ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर इस वैल्यू से एक्सीड कर जाता है, दैट मीन्स वो फेल करेगा। दैट मीन्स वो सेफ रहने के लिए ये जो वैल्यू है वो कम होना चाहिए इस यील्ड पॉइंट वाले वैल्यू से, क्योंकि 1/6G तो इसमें भी है इसमें भी है, तो ये वैल्यू इससे कम होना चाहिए। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये दिस इज स्मॉलर दैन दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये जो है वो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। एलिप्स को अगर हम यहाँ प्लॉट करें, तो एलिप्स को अगर यहाँ प्लॉट करें हम, तो मेरे को ये सिग्मा ए दिया इस डायरेक्शन में, सिग्मा बी ये दिया, और यहाँ पर ये एलिप्स हुआ। अब रहा बात जैसा स्ट्रेस सिस्टम है उस हिसाब से आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर इस पे यूनी एक्सेल लोडिंग लग रहा है, तो यूनी एक्सेल लोडिंग लग रहा है तो वो इस पॉइंट पे फेल करेगा, यील्ड पॉइंट में फेल करेगा। अगर ये ब्लॉक ऐसा है, यूनी एक्सेल लोडिंग लग रहा है वाई एक्सिस में, तो ये फेल यहाँ पे करेगा। मतलब इससे कम रहेगा तो सेफ रहेगा, मतलब इस इलिप्स के अंदर सेफर जोन है और इसके अंदर बाहर में अनसेफ जोन है। तो ये तो होगा यूनी एक्सेल लोडिंग के लिए। टू एक्सिस में अगर हम बात करें, तो अगर डबल एक्सिस का बात कर रहे हैं, तो इस दोनों टेंसाइल नेचर है, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। क्योंकि डिस्टॉर्शन एनर्जी का जो बोलता है वो डिस्टॉर्शन एनर्जी का ये इलिप्स से कम, ये जो वैल्यू है वो कम होना चाहिए इस वैल्यू से, सिग्मा यील्ड पॉइंट की वैल्यू से कम होना चाहिए। सिमिलरली ये नेगेटिव, जब दोनों कंप्रेसिव इन नेचर है, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों कंप्रेसिव इन नेचर है, तो आपका जो है वो ग्राफ आपका ये देगा, ये जोन देगा। और ये दोनों पॉजिटिव है तो ये देगा, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका ये लाइन को फॉलो करेगा। दैट मीन्स अब आप ये कह सकते हो कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जिसके अंदर का जो जोन है वो सेफर जोन है और बाहर का जोन है वो अनसेफ जोन है, जिसमें ये जो वैल्यू है, ये जो डिस्टेंस है, तो वो शेयर स्ट्रेस की वजह से फेल करेगा। वो कितना होगा, तो वो होता है 0.5 सिग्मा यील्ड पॉइंट। नाउ ये डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल है डक्टाइल मटेरियल के लिए। और डक्टाइल मटेरियल जब भी फेल करेगा तो वहाँ पर हम आइदर डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी लगाएंगे या फिर हम लोग आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी लगाएंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कि मेरे पास है ब्रिटल मटेरियल, तो ब्रिटल मटेरियल के केस में हम लोग जो लगाएंगे वो रैंकाइन थ्योरी लगाएंगे। रैंकाइन थ्योरी का ही दूसरा नाम है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ये हमको सिर्फ आइडिया देता है कि इफ वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 या सिग्मा 2 exceed the ultimate stress, the failure would occur। तो आप जानते हैं कि ब्रिटल मटेरियल जो फेल करता है वो यील्डिंग के वजह से फेल नहीं होता है, वो डायरेक्ट फ्रैक्चर हो जाता है। तो अल्टीमेट स्ट्रेस होगा, डायरेक्ट फ्रैक्चर हो जाएगा। डायरेक्ट फ्रैक्चर यहाँ इस पॉइंट पे हो गया, कहीं उसमें यील्डिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो ब्रिटल मटेरियल फेल करता है डायरेक्ट फ्रैक्चर की वजह से, तो उसमें जो अल्टीमेट स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस अगर उसके प्रिंसिपल स्ट्रेस के वैल्यू से एक्सीड कर जाता है तो फेल करेगा डायरेक्टली। इसमें कुछ करना नहीं है। इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि इसका जो ग्राफ दिया गया है वो ग्राफ में आपका टेंसाइल में जो अल्टीमेट स्ट्रेस का जो वैल्यू है कंप्रेसिव में भी उतना ही है। लेकिन क्या किसी भी मटेरियल में टेंसाइल में जितना अल्टीमेट स्ट्रेस होता है कंप्रेसिव में उतना ही रहता है? कंप्रेसिव में डिफरेंट अल्टीमेट स्ट्रेस रहता है, डिफरेंट मैक्सिमम स्ट्रेस रह सकता है। जैसे मान लीजिए कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन जो है वो टेंसाइल में 100 to 200 मेगापास्कल ही सस्टेन कर सकता है, जबकि कंप्रेसिव में वो 1000 मेगापास्कल तक सस्टेन कर सकता है कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन जो है वो बहुत हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस सस्टेन कर सकता है। कंक्रीट का बात करिए तो कंक्रीट भी एक ऐसा मटेरियल है जो कि हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस सह सकता है। तो दोनों वैल्यू जो है वो दोनों सेम नहीं होता है, दोनों का वैल्यू डिफरेंट होता है। तो उस दोनों का वैल्यू डिफरेंट होता है। टेंसाइल में कुछ और अल्टीमेट स्ट्रेस होता है और कंप्रेसिव में कुछ और अल्टीमेट स्ट्रेस होता है। उसको बहुत अच्छे से बताया गया है मोर फेल्योर क्राइटेरिया में। तो मोर फेल्योर क्राइटेरिया में आगे भी आ रहे हैं। सिंपली
इसमें अभी हम लोग देखें रैंकाइन थ्योरी या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो है एप्लीकेबल है ब्रिटल मटेरियल के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ब्रिटल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है। नौ, ब्रिटल मटेरियल के लिए मोर फेल्योर क्राइटेरिया भी एप्लीकेबल है, लेकिन कब? तो यहाँ पर अल्टीमेट का मतलब ये है कि व्हेन द स्पेसिमेन इज इन सिंपल टेंशन टेस्ट बट इन कंप्रेशन टेस्ट इट टेक्स मोर वैल्यू ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस। कंप्रेशन में अल्टीमेट स्ट्रेस का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए ये ग्राफ जो है वो आपका टेंसाइल टेस्ट में आपका एप्लीकेबल है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जब भी कंप्रेसिव जोन का बात आता है तो ये थोड़ा सा फेल हो जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या है? मोर फेल्योर क्राइटेरिया। तो मोर फेल्योर क्राइटेरिया में आपको 3 ठो टेस्ट करना होगा। 3 ठो टेस्ट में सबसे पहले आप टेंशन टेस्ट कीजिए। टेंशन टेस्ट आप कीजिएगा, इसका मतलब है कि कोई भी मटेरियल है, मटेरियल में सिर्फ टेंसाइल फोर्स लग रहा है। जब सिर्फ टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो उस वक्त अल्टीमेट स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। या फिर अगर उसी मटेरियल में अगर टेंसाइल टेस्ट ही कर रहे हैं, वाई एक्सिस में फोर्स लगा रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस यहाँ से यहाँ देखने को मिलेगा। अगर दोनों स्ट्रेस लगा रहे हैं आप, तो दोनों स्ट्रेस लगा रहे हैं और टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं दोनों पॉजिटिव, तो दैट मीन्स इस जोन में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको सेफर जोन मिलेगा। अब अगर इस पॉइंट से अल्टीमेट स्ट्रेस से बियॉन्ड अगर स्ट्रेस लग जाए, फोर्स लगा दिए, तो अब ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर उस अल्टीमेट स्ट्रेस से कम फोर्स लगाए हैं तो आपका वो सस्टेन करेगा। दैट मीन्स ये वैल्यू जो है आपको इतना कम दे रहा है। लेकिन आपको पता है कि जब कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं, जब टेंसाइल टेस्ट लगाए थे तो टेंसाइल टेस्ट किए थे तो उसके लिए मोर सर्किल का जो ग्राफ बना था वो ये वाला ग्राफ बना था। ये जो सर्कल है ये मोर सर्किल का ग्राफ है, जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेस आपका ये वाला और मिनिमम स्ट्रेस आपका 0 ये था। तो ये ग्राफ बना आपका किसके लिए? ये ग्राफ बना आपका सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल टेस्ट के लिए। नाउ कंप्रेसिव टेस्ट अब कर रहे हैं आप। कंप्रेसिव टेस्ट में आपको क्या करना है? कंप्रेसिव टेस्ट में आपको दोनों फोर्स जो लगाना है वो कंप्रेसिव इन नेचर, ये ब्लॉक है, इसमें दोनों फोर्स जो आप लगा रहे हो वो कंप्रेसिव इन नेचर है। तो कंप्रेसिव इन नेचर है, दैट मीन्स इसमें इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला ग्राफ बनेगा। इसमें एक वैल्यू जो है वो निगेटिव है और दूसरा वैल्यू 0 है। दूसरा वैल्यू 0 है, दैट मीन्स इसको आप 0 कर दीजिए, ये वाला को हटा दीजिए, सिर्फ एक ही है वो आपका कंप्रेसिव इन नेचर। तो उसका ग्राफ आपका ये बना। तीसरा है कि जैसे मान लीजिए कि आपका शेयर हो रहा है, आप पॉजिटिव में भी लगा रहे हो और नेगेटिव में भी लगा रहे हो, मतलब एक आपका टेंसाइल है और दूसरा आपका कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव है। तो जब कंप्रेसिव है और शेयर है, मतलब टेंसाइल दोनों और कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों लग रहा है, जब दोनों लगेगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला ग्राफ बनेगा। जब एक टेंसाइल एक कंप्रेसिव है तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो ये वाला ग्राफ जो है वो ये बनेगा, सिग्मा ए पॉजिटिव और सिग्मा बी आपका निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो उसमें जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रहेगा, ये जो रेडियस है, रेडियस आपको बताएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो ये 3 तरह का ग्राफ यहाँ पर मिला। ये जो इन्वेलप बना, ये इन्वेलप के अंदर जो है वो सेफर जोन है, इस इन्वेलप के बाहर आपका जो है वो अनसेफ जोन है। तो इसके लिए जब आप शेयर टेस्ट किए, तो ये शेयर टेस्ट में आप एक पॉजिटिव और एक निगेटिव लगाए हो, तो ये शेयर टेस्ट जब आप किया था तो आपको ये वैल्यू मिला। जब आप कंप्रेसिव लगाए थे तो कंप्रेसिव में आपको ये मिला, मैक्सिमम है, ये ज़्यादा वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक है। और जब टेंसाइल टेस्ट किए थे तो आपको ये मिला। तो सिग्मा ए एंड सिग्मा बी बोथ आर पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव था तो ये लगा। सिग्मा ए एंड सिग्मा बी बोथ आर निगेटिव, तो आपको ये लगा। और शेयर टेस्ट में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो आपको ये मिला। तो ये है आपका मोर फेल्योर क्राइटेरिया। तो ये भी आपका जो है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ये दोनों जो है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है, जबकि वो दोनों जो आप देखिए, डिस्टॉर्शन एनर्जी और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, ट्रेस्का थ्योरी, ये दोनों का दोनों डक्टाइल मटेरियल के लिए वैलिड है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि गेज थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल है डक्टाइल मटेरियल के लिए, और जो आपका रैंकाइन थ्योरी है ये एप्लीकेबल है ब्रिटल मटेरियल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन कैन बी रफली प्रिडिक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग हार्डनेस टेस्ट। कौन से हार्डनेस टेस्ट से हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील मेजर करते हैं? तो हम लोग ये सारा हार्डनेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग मटेरियल साइंस के वीडियो में।
नाउ ब्रिनल हार्डनेस नंबर का यूज़ करते हैं हम लोग रफली प्रिडिक्ट करने के लिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील। सिग्मा अल्टीमेट जो होता है वो होता है 3.45 इंटू ब्रिनल हार्डनेस नंबर मेगा पास्कल में। ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। ये रिलेशनशिप अगर आपको याद है तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि ब्रिनल हार्डनेस नंबर अगर आपको पता है तो वहाँ से आप अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं माइल्ड स्टील का। नेक्स्ट है रेजिलियंस ऑफ ए मटेरियल इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू। रेजिलियंस इंपॉर्टेंट कब होता है? जब शॉक लोडिंग हो या इम्पैक्ट लोडिंग हो, तो वहाँ पर रेजिलियंस इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका शॉक लोडिंग या इम्पैक्ट लोडिंग, स्प्रिंग के मटेरियल में रेजिलियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। रेजिलियंस की वजह से ही वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लौटता है। जब किसी भी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो अप टू द इलास्टिक लिमिट अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स को रिलीज कर दे रहे हैं तो बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लौटता है ड्यू टू रेजिलियंस। रेजिलियंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब अप टू द इलास्टिक लिमिट। तो ये शॉक लोडिंग में हमको ये रेजिलियंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, in case of elastic bar fixed at upper end and loaded by falling weight at lower end। मतलब एक बार है जो फिक्स्ड एट अपर एंड में फिक्स है और जो लोड लग रहा है वो सडनली अप्लाइड लोड है फॉलिंग वेट की वजह से लोअर एंड पे। अगर ये लोअर एंड है तो लोअर एंड में कोई वेट है, यहाँ पर ये वेट फॉल करता है लोअर एंड पे, ये वेट नीचे गिरता है तो उसके वजह से द शॉक लोड प्रोड्यूस्ड कैन बी डिक्रीज बाय। शॉक लोड जो है वो कैसे घटेगा? तो शॉक लोड जो घटता है वो डिफ्लेक्शन अगर आपका बढ़ेगा तो शॉक लोड घटेगा। ये आपको सिंपली याद रखना है। इसमें डिफ्लेक्शन अगर बढ़ेगा तो शॉक लोड आपका घटेगा। शॉक लोड घटाना है तो शॉक लोड घटेगा कब? जब डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और डिफ्लेक्शन होता है PL/AE। अब ये PL/AE बढ़ेगा कब? लेंथ अगर बढ़ेगा तो शॉक लोड आपका घटेगा। लेंथ बढ़ेगा डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा शॉक लोड घटेगा। तो या तो लेंथ बढ़ा दो या फिर एरिया जो है यह घटा दो। एरिया घटाओ या यंग्स मॉडुलस घटाओ। एरिया घटेगा या यंग्स मॉडुलस घटेगा तो आपका ये डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और ये डिफ्लेक्शन बढ़ेगा तो शॉक लोड आपका घटेगा। तो शॉक लोड कैसे घटेगा ये पूछ रहा है। तो शॉक लोड घटेगा बाय डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया, या बाय इंक्रीजिंग द लेंथ, या बाय डिक्रीजिंग यंग्स मॉडुलस। 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। नाउ इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। शॉक लोड, नाउ इम्पैक्ट लोड के बारे में बात करेंगे। द वर्क डन बाय ए लोड अप्लाइड सडनली इज मोर देन द डन बाय द लोड ग्रेजुअली। हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कि जब किसी भी बॉडी पे सडनली अप्लाइड लोड होता है तो स्ट्रेस डेवलप बाय द सडनली अप्लाइड लोड इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्ट्रेस अप्लाइड बाय ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो सडनली अप्लाइड लोड ग्रेजुअली से ज़्यादा हो गया, और अगर इम्पैक्ट लोड है तो वो सडनली से भी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, सिग्मा इम्पैक्ट। तो सबसे ज़्यादा जो लोड होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा वो किस में? इम्पैक्ट लोडिंग में। उससे कम सडनली अप्लाइड लोडिंग में, उससे कम सबसे कम ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में स्ट्रेस डेवलप होगा। तो सबसे ज़्यादा जो लोड डेवलप होगा, मतलब स्ट्रेस डेवलप होगा, वो इम्पैक्ट लोडिंग की वजह से डेवलप होगा। तो इम्पैक्ट लोडिंग की वजह से क्या डेवलप होगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। Further, the work done by the load dropped on a body, that impact load, is much more than the same load applied suddenly. Suddenly से भी इसमें ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा, ज़्यादा वर्क डन डेवलप होगा। तो नाउ कहने का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर इस तरह का ब्लॉक है जिसका एक एंड फिक्स है और ये नीचे कॉलर है। कोई लोड को यहाँ से सडनली यहाँ पर ड्रॉप किया गया, हाइट जो है h हाइट से ड्रॉप किया गया, तो जो डिफॉर्मेशन हुआ वो डेल्टा एल हुआ। टोटल लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो टोटल लेंथ एल है। तो इस सिचुएशन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह है एच और यह है डेल्टा। नाउ ये फाइनल एक्सप्रेशन है। यहाँ तक हम पहुँचते हैं। स्ट्रेन एनर्जी कितना है?
तो स्ट्रेन एनर्जी इम्पैक्ट लोडिंग या किसी भी केस में स्ट्रेन एनर्जी जो एब्जॉर्ब होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू वी. दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी. सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू वी स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब इन द बॉडी में इतना स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ. तो इस स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ तो उसकी वजह से वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या है P और डिस्प्लेसमेंट H प्लस डेल्टा, जो अभी H दिखा है, और डेल्टा H प्लस डेल्टा, ये हुआ वर्क डन. अगर दोनों एक दूसरे के बराबर है तो यहाँ से इसको हम लेफ्ट साइड लिखे, इसको हम राइट साइड लिखे. सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू वी, सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू वी, सिग्मा की जगह हम फोर्स बार एरिया लिखे P बाई ए का स्क्वायर बाई 2E इंटू वी, वी एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ. इस साइड PH प्लस डेल्टा, डेल्टा की जगह हम PL बाई ए रखें, डिफॉर्मेशन जो है वो PL बाई ए, तो PL बाई ए इंटू P, दैट मीन्स दिस मच. यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो यहाँ से एक ए और एक ए यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ नीचे में ए ही बचा और यहाँ पर ए ही है, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे. तो फाइनली जो एक्सप्रेशन मिला वो ये है. और थोड़ा सा आप नीचे बढ़िए तो ये आपको मिला दिस इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ P. तो P का 2 रूट होगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर माइनस 4AC माइनस बी. तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2A. ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए तो एक ही रूट, जो एक ही पॉजिटिव रूट यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि निगेटिव रूट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इसलिए निगेटिव यहाँ से हटा देंगे, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला हम कंसिडर करके चल रहे हैं जो कि इतना है. इस एक्सप्रेशन को थोड़ा गौर करिए, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा गौर कीजिए तो ये आपको एक्सप्रेशन देखने को मिला. इस एक्सप्रेशन में ये जो है PL बाई ए, ये डिफॉर्मेशन अगर बढ़ता है तो लोड जो है इम्पैक्ट लोड वो आपका घटेगा. यही हम बताए थे कि PL बाई ए अगर बढ़ा तो इम्पैक्ट लोड आपका घटेगा. दैट मीन डेल्टा इंक्रीजेज देन PE डिक्रीजेज. यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. ये फाइनल एक्सप्रेशन है इम्पैक्ट लोड का. इस एक्सप्रेशन में अगर आप ये वाला टर्म अगर बढ़ा देते हो तो ये आपका घटेगा, इम्पैक्ट लोड आपका घटेगा. दैट मीन्स हम कह सकते हैं डेल्टा इंक्रीजेज देन PE डिक्रीजेज. अब डेल्टा कैसे इंक्रीज होगा, तो डेल्टा आइदर लेंथ को इंक्रीज करने से इंक्रीज होगा, एरिया को डिक्रीज करने से इंक्रीज होगा, या यंग्स मॉडुलस को डिक्रीज करने से ये आपका इंक्रीज होगा. ये इंक्रीज होगा तो ये आपका डिक्रीज होगा. नाउ फर्दर आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं. नाउ इंस्टेंटेनियस अप्लाइड लोड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. इंस्टेंटेनियस अप्लाइड लोड या सडनली अप्लाइड लोड में स्ट्रेन एनर्जी जो होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू वी. और चूंकि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस लोड अप्लाई हो रहा है, जब इंस्टेंटेनियस लोड अप्लाई होता है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका वर्क डन होगा. डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा कंसिडर कर रहे हैं, डेल्टा की जगह हम PL बाई ए ही रखें, फोर्स जो है वो P ही रखें. तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू वी, वी के जगह पर A इंटू एल रखे, एरिया इंटू लेंथ, और यहाँ पर आपका P बाई ए यहाँ और सिग्मा यहाँ से एक सिग्मा P बाई ए सिग्मा के बराबर होता है. दैट मीन्स हम उसको कैंसिल कर दिए, एक P बाई ए कैंसिल यहाँ से हो गया सिग्मा के साथ, और लेंथ यहाँ से कैंसिल हो गया. तो यहाँ बचा क्या, यहाँ राइट साइड सिर्फ P बचा और इस साइड बचा सिग्मा इंटू ए बाई 2, सिग्मा इंटू ए बाई 2. दैट मीन्स सिग्मा इंस्टेंटेनियस अगर निकालना पड़े तो मेरे को मिलेगा 2 इंटू P बाई ए, ये इस साइड आ जाएगा 2 इंटू P बाई ए. तो सडनली अप्लाइड लोड इज इक्वल टू 2 इंटू P बाई ए. अब P बाई ए वो लोड है जो कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के केस में, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के केस में जो मेरा स्ट्रेस है वो P बाई ए के बराबर. कैसे, वो थोड़ा देखते हैं. ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के बारे में ही पहले डिस्कस किए हैं हम लोग. तो स्ट्रेन एनर्जी तो हम लोग जानते हैं इतना होता है. अब चूंकि यहाँ पर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, लोड धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जो लोड धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वहाँ वर्क डन जो है वो आपका सिर्फ P इंटू डेल्टा नहीं होगा, वर्क डन आपका ये एरिया होगा. ये एरिया अगर इधर फोर्स है, इस साइड डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका जो एरिया जो है ये आपका वर्क डन देगा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के केस में. तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के केस में ये जो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू
परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है आपका डेल्टा, इंटू परपेंडिकुलर क्या है पी, ये जो लोड है पी, तो ये एरिया आपको मिल गया। दिस इज द ग्रेजुअली अप्लाइड वर्क डन, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता है तो वर्क डन ये होता है, वर्क डन इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी। यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करें तो पी बाई ए यहाँ से और सिग्मा एक यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ई और ई यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं, दैट मीन्स मेरे को यहाँ जो है मिला वो मिला P इंटू एल और यहाँ सिग्मा इंटू वी बचा हुआ है। तो नाउ V के जगह A इंटू एल रख देते हैं और एल यहाँ से कैंसिल, दैट मीन्स सिग्मा जो मिला वो मिला P बाई ए, मतलब ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में जो हमको स्ट्रेस मिला वो मिला P बाई ए और सडनली अप्लाइड में मिला हमको 2 इंटू पी बाई ए, और इम्पैक्ट लोडिंग में हम लोग को जो मिला वो ये एक्सप्रेशन मिला। इस एक्सप्रेशन में डिफॉर्मेशन अगर बढ़ाते हैं तो मेरा इम्पैक्ट लोड घटेगा, शॉक लोड मेरा घटेगा। ये जो एक्सप्रेशन अभी हम लोग का आया यही एक्सप्रेशन था इम्पैक्ट लोड के केस में। तो इसमें यहाँ पर क्लियरली लिख रहा है, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, द नेगेटिव रूट इज नॉट एप्लीकेबल, नेगेटिव रूट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, सिंस द इम्पैक्ट इंक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट भी बढ़ेगा। इट कैन बी नोटेड फ्रॉम द एबव इक्वेशन दैट द इक्विवेलेंट लोड डिक्रीजेज, इक्विवेलेंट लोड जो है इम्पैक्ट लोड वो ये घटेगा, कब घटेगा, विथ डिफॉर्मेबिलिटी ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स लार्जर द डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन क्या पी एल बाई ए ई बढ़ेगा तो ये आपका इम्पैक्ट लोड घटेगा। अंडर द अप्लाइड लोड द स्मॉलर विल बी द इम्पैक्ट लोड। तो ये हम लोग डिस्कस किए कि आपका डिफॉर्मेशन डेल्टा जो है वो कैसे बढ़ेगा। डेल्टा बढ़ेगा पी एल बाई ए ई, अगर आप बढ़ाइएगा तो डेल्टा बढ़ेगा और डेल्टा बढ़ेगा तो आपका इम्पैक्ट लोड घटेगा। तो शॉक लोड डिक्रीज कब होगा, तो शॉक लोड डिक्रीज कब होगा, तो डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर इंक्रीजिंग द लेंथ या फिर आपका डिक्रीज यंग्स मॉडुलस, डिक्रीज यंग्स मॉडुलस। नेक्स्ट है इफ लोड W इज अप्लाइड इंस्टेंटेनियसली, यदि लोड जो है W इंस्टेंटेनियसली अप्लाइड हो रहा है ऑन ए बार ऑफ क्रॉस सेक्शन A, देन द स्ट्रेस इंड्यूस इन द बार इन वर्स्ट केस विल बी 2 इंटू पी बाई ए। अभी भी देखिए 2 इंटू पी बाई ए, ये आपका 2 इंटू पी बाई ए आपका मिला सडनली अप्लाइड लोड या इंस्टेंटेनियसली अप्लाइड लोड के केस में, स्ट्रेस सडनली अप्लाइड लोड के केस में। नेक्स्ट है द शेयर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, शेयर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो शेयर स्ट्रेस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अभी देखिए हम लोग सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू वी, ये तो है नॉर्मल स्ट्रेस के केस में। शेयर स्ट्रेस के केस में जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है वो रेजिलियंस कितना होता है, सिग्मा के जगह आप टाउ स्क्वायर बाई 2e के जगह पर आपका g, 2e के जगह पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नाउ स्ट्रेन एनर्जी एंड रेजिलियंस, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी, किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा इन द बॉडी में, एंड द वर्क डन ऑन द बॉडी इज एब्जॉर्ब्ड एज स्ट्रेन एनर्जी इन द बॉडी, वर्क डन जो होगा वो एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी एज ए स्ट्रेन एनर्जी। इफ द एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव्ड, यदि एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग रिमूव कर दे, देन द स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज फुल्ली रिकवर्ड, जितना एब्जॉर्ब हुआ था फुल्ली रिकवर्ड हो जाएगा, एंड दिस इज सेड टू बी द रेजिलियंस ऑफ द बॉडी। फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिलियंस स्प्रिंग आर यूज्ड इन ए मैकेनिज्म और मशीन, यही रेजिलियंस की जो प्रॉपर्टी है जो कि स्प्रिंग में आपको दिखता है कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो डिफॉर्म होता है, दैट मीन्स उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया। जब फोर्स को रिलीज करते हैं तो जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वो पूरी तरह रिकवर्ड हो जाता है। फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिलियंस स्प्रिंग इज यूज एज ए मैकेनिज्म एंड मशीन एंड शोन इन द फिगर। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू द इलास्टिक लिमिट, उसको हम लोग बोलते हैं, ये साइडेड एरिया जो है ये आपका रेजिलियंस को के बारे में आइडिया दे रहा है। नाउ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये एरिया अगर निकालने की कोशिश करें तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन मिलेगा हमको ट्रायंगल से। तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन के जगह पर स्ट्रेस बाई यंग्स मॉडुलस हम लिखेंगे तो यहाँ से मिलेगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2e। तो स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू दिस मच
वे वी इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी वी है, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितना एब्जॉर्ब होगा, इतना एब्जॉर्ब होगा। सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू वी, अगर वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे प्रूफ रेजिलियंस, और पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। प्रूफ रेजिलियंस जिसमें प्रूफ रेजिलियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, तो जो बचा उसको बोलते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो ये तो हुआ नॉर्मल स्ट्रेस के टर्म में, लेकिन अगर शेयर स्ट्रेस के टर्म में इसी को लिखेंगे तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस सिग्मा स्क्वायर बाय 2E था, तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2G। सेम अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का बात होगा आएगा, दैट मीन बल्क मॉडुलस का बात आएगा, तो जहाँ पर शेयर स्ट्रेस होगा वहाँ पर प्रेशर लिखेंगे, और जहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी था वहाँ पर हम लोग बल्क मॉडुलस लिखेंगे, बाकी एक्सप्रेशन सेम रहेगा। तो दिस इज द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस फॉर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के केस में, और दिस इज द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस फॉर शेयर स्ट्रेस के केस में, एंड दिस इज द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस फॉर नॉर्मल स्ट्रेस के केस में। ये आपको सेम एक्सप्रेशन है, कुछ करना इसमें है नहीं। तो आपसे पूछ रहा है शेयर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, तो वो शेयर स्ट्रेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शेयर स्ट्रेस के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।